वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? राज पटेल, मिस्टर एजे, मनीषा, गुंजन, गुड्डू भैया, किशोर, सौरभ, फिरदोश, गोविंद, मनीषा कुमारी, शंकर कुमार, सुबोध, सीएस टॉपर, रूपा कुमारी, बबली सिंह, नवीन कुमार, पवन कुमार। कैसे हैं आप सभी? मनीष प्रताप सिंह, पप्पू पारित, शशि, रोशन, बबली, कुमारी, समृद्धि। ऑल गुड? तैयार हैं आज के सेशन के लिए? एक बार यस सर लिख दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस सेशन गाइस। ग्रेट। सो एज वी ऑल नो कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो कर रहे थे रिगार्डिंग व्हाट डेटा स्ट्रक्चर, और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना है रिगार्डिंग व्हाट। ट्री डिस्कस हो चुका था नॉन लीनियर के केस में, हीप भी हो चुका था, ग्राफ भी हो चुका था। आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टेबल या हैश टेबल के बारे में। यस तो ये जो आपका डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड व्हाट? टेबल भी बोल सकते हैं, हैश टेबल भी बोल सकते हैं, हैशिंग भी बोल सकते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक। प्रिंस कुमार गुप्ता, राज पटेल। चलो, तो पहला क्वेश्चन यहां से ये उठता है कि व्हाट इज बेसिकली अ हैशिंग और अ हैश टेबल। क्या होता है हैशिंग, क्या होता है हैश टेबल? बताइए क्यों हम करते हैं इसका यूज? तो आप सिंपली एक बात तो बोल ही सकते हैं कि सर हैशिंग या हैश टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है ना। व्हाट यू कैन से सर दिस इज अ टाइप ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। जैसे एरे है, लिंक्ड लिस्ट है, ट्री है, मैप है ना। वैसे ही इसी तरीके से ये भी एक प्रकार का क्या है? डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन नॉन लीनियर है और नॉन प्रिमिटिव नेचर का है ना। ये तो आपको पता ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है, क्यों हम लोग हैशिंग का यूज करते हैं, है ना? आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो, हैश का यूज हम लोग बेसिकली इसलिए करते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा डेटाबेस है। डेटाबेस जब भी होता है तो क्या वो छोटा होता है या बड़ा होता है? तो आप कहेंगे सर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। लेकिन जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि वो साइज में बड़ा ही होगा, है ना। वो साइज में बहुत बड़ा होगा। डेटाबेस है तो उसको हैक करने की भी कोशिश की जाएगी। तो कुछ ऐसा करें कि बड़े से बड़े डेटाबेस को आसानी से स्टोर कर पाए, आसानी से रिट्रीव कर पाए, आसानी से सर्चिंग कर पाए। उसके लिए हैशिंग का यूज हुआ। साथ ही साथ सिक्योरिटी भी इंप्लाई कर पाए, यानी उसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जैसी टेक्नोलॉजी भी अप्लाई कर पाए। अभी तक जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हम लोग ने देखे, क्या उसमें सर्चिंग आसान थी? क्या उसमें इंसर्शन आसान था? क्या उसमें डिलीशन आसान था? तो आप कहेंगे हाँ सर, कुछ में आसान था, कुछ में डिफिकल्ट भी था, कुछ में सीक्वेंशियल था, कुछ में रैंडम था। लेकिन उन सबसे बढ़िया जितना भी अभी तक आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सर्चिंग, इंसर्शन या डिलीशन, सबसे बेहतर किसका है? हैशिंग का है ना। सबसे बेहतर हैशिंग और हैश टेबल। अगर बेहतर है तो इसका मतलब जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी? O1 होगी, यानी ओमेगा 1 होगी, है ना। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो क्या होगी? ओमेगा 1। यानी जैसे ही हमने डेटा को सर्च करने की कोशिश करी, डेटा तुरंत मिल जाए, है ना। दैट इज कॉल्ड बिग ओ नोटेशन या ओमेगा 1, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा। वेरी गुड। तो आइए इसके बारे में डिटेल में एक बार पढ़ते हैं। हैव अ लुक गाइस। पहला पॉइंट, हैशिंग इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट डेटा इनटू अ शॉर्ट स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे अभिषेक कुमार विशेन है, मैं इतना बड़ा नाम टेबल में स्टोर करूं वो सही रहेगा, या मैंने अभिषेक कुमार विशेन को कह दिया कि आपका रोल नंबर है 22, क्या ये सही रहेगा?
मैंने कहा राज पटेल का नाम सेव करना सही रहेगा या राज पटेल का एक रोल नंबर दे दिया 20, क्या ये सही रहेगा? बोलो। सत्य प्रकाश चौबे को हमने दे दिया रोल नंबर 7, है ना, क्या ये सही रहेगा? तो आपने कहा हाँ सर, रोल नंबर के द्वारा स्टोर करना दैट इज अ मोर एप्रोप्रिएट टेक्निक, है ना, ये एक बहुत बढ़िया तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी पर्सन को रिट्रीव कर सकते हैं। क्योंकि जब हम आपकी इंफॉर्मेशन को टेबल में स्टोर कर रहे होंगे तो क्या सिर्फ आपका नाम होगा, क्या सिर्फ आपका एड्रेस होगा, क्या सिर्फ आपका पिन कोड होगा, क्या आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी? तो आप कहेंगे सर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। क्या पूरी इंफॉर्मेशन को टेबल में स्टोर कर पाना इतना आसान है? तो आपने कहा नहीं सर, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, इसके लिए हम डेटाबेस बनाएंगे। मैंने कहा तो टेबल में क्या रखें? तो आपने कहा सर टेबल में की रखिए। की का मतलब रोल नंबर या सीरियल नंबर, है ना। तो जैसे ही अगर हम रोल नंबर या प्राइमरी की को रखते हैं तो क्या इंसर्शन आसान हो जाएगा? जैसे ही हम आपके रोल नंबर को कहीं भी इंसर्ट करेंगे आपका पूरा डेटाबेस फैच होके आ जाएगा, डिलीट करेंगे पूरा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। तो यही तो कह रहा है हैशिंग में कि पूरा डेटाबेस हर जगह लिखने से अच्छा एक टेबल बनाई जाए और वहां पर सीरियल नंबर का यूज किया जाए, लेटर्स का यूज किया जाए या नंबर्स का यूज किया जाए। हम एबीसीडी भी तो असाइन कर सकते हैं। हम 1 2 3 4 असाइन करने के बजाय क्या एबीसीडी के फॉर्मेट में भी असाइन कर सकते हैं? तो आपने कहा बिल्कुल सर, या तो नंबर्स कर दीजिए या लेटर्स कर दीजिए। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई जो लिखा हुआ है कि हैशिंग इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट, जो आपके पूरे डेटा को कन्वर्ट करेगा किसमें? शॉर्ट स्ट्रिंग में। वो लेटर भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, वो प्राइमरी की होगी जिसके द्वारा हम पूरे डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, वेरी गुड, आगे बढ़ो। कह रहे द डेटा इज स्क्रैम्बल्ड एंड मेड अनरेडेबल मेकिंग इट हार्डर टू स्टील। कह रहा है इस प्रकार हम डेटा को क्या कर पाएंगे? अनरेडेबल मोड में कन्वर्ट कर पाएंगे, और जिससे कि उसका जो जो स्टीलिंग प्रोसेस है ना, जो चुराने वाला प्रोसेस है, क्या वो डिफिकल्ट हो जाएगा? मान लीजिए कि अगर हमने किसी को रोल नंबर 1 असाइन किया, वो हमें पता है रोल नंबर 1, वो आपको पता है रोल नंबर 1, लेकिन क्या वो हैकर को पता है कि रोल नंबर 1 कौन है? जी नहीं। तो क्या इसके द्वारा अगर वो डेटाबेस को हैक कर भी लेगा तो उसके पास क्या कोई वैल्यूड इंफॉर्मेशन पहुंचेगी? नहीं, क्योंकि हमारा डेटाबेस अलग है, उसका हैश टेबल अलग है। समझ में आ गई ये बात कि द डेटा इज स्क्रैम्बल्ड एंड मेड अनरेडेबल, जिसके द्वारा डेटा को अनरेडेबल यानी इनक्रिप्ट किया जा सकता है, मेकिंग इट हार्डर टू स्टील, जिससे कि चुरा पाना उस चीज को क्या हो? असंभव, है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, हैशिंग के एग्जाम्पल्स क्या हैं? आपको यह समझ में आ गया कि हैशिंग क्या होता है ना? कुछ कुछ समझ में आया? आपको दो बातें समझ में आई कि सर हैशिंग का मतलब प्राइमरी की के द्वारा टेबल में डेटा को स्टोर करना ही हैशिंग कहलाता है। पहली बात, हमने यहां पर प्राइमरी की का यूज इसलिए किया ताकि डेटाबेस को अगर हैक कर लिया किसी ने तब भी वो समझ ना पाए कि ये डेटाबेस क्या है ना। स्क्रैम्बल कर दिया, चेंज कर दिया उसको नंबर्स में, लेटर्स में, ताकि सामने वाला समझ ही ना पाए, सिर्फ वही समझ पाए जिसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी मैं और आप, थर्ड पार्टी समझ ना पाए। क्लियर? तो कह रहा है हैशिंग के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जहां जहां भी डेटाबेस का इस्तेमाल हो रहा है क्या वहां वहां पर हैशिंग यूज कर सकते हैं? जी हां। पासवर्ड में हैशिंग का यूज, कहीं भी आप पासवर्ड, पिन नंबर, एटीएम नंबर, जहां पर भी ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, जहां पर भी सिक्योरिटी अप्लाई करने की बात हो रही है, वहां वहां पर हैशिंग का यूज कर सकते हैं। पैटर्न में, पासवर्ड में, इंटरनेट बैंकिंग में, एब्सोल्युटली। आइए देखते हैं। क्या रहा है पासवर्ड स्टोरेज। जैसे कि मैंने आपको डेटाबेस में भी बताया था कि जब भी हम पासवर्ड को स्टोर करते हैं क्या वो पासवर्ड
क्या है, ये उस वेबसाइट का ओनर बता सकता है क्या? यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये बता सकते हैं कि आपका पासवर्ड क्या है? जी नहीं, क्योंकि ये हैशिंग में कन्वर्ट हो जाता है और किसी को पता नहीं होता कि वो पासवर्ड क्या है। सर, जब हम फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तब तो वो रिट्रीव हो जाता है। कैसे रिट्रीव होता है याद करिए। वो हमसे दोबारा पासवर्ड बनाने के लिए कहता है या तो पुराना एंटर करो या तो रिक्रिएट करो। यस या नो? इसका मतलब कि वो पासवर्ड क्या है वो बैकएंड टीम को भी पता नहीं होता, यानी किसी को भी पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने पासवर्ड लिखा वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में। उसके साथ में कुछ जुड़ जाती हैं चीजें और उस जुड़ जाने की वजह से वो क्या हो जाता है, इनक्रिप्ट। यानी ना तो वो ओनर को पता चलता है, ना डेटाबेस टीम को, ना किसी भी पर्सन को। अब अगर आप भूल गए तो वो क्या करेगा, दोबारा से उसको क्रिएट करने की परमिशन मांगेगा। ठीक, पासवर्ड स्टोरेज। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन प्रोटेक्शन। जब भी हमें किसी भी ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्ट करना होगा तो हैशिंग का यूज होगा, है ना। जैसे आपने कहा था सर ई कॉमर्स में, सर बैंकिंग के केस में, है ना, ट्रांजैक्शन प्रोटेक्शन के केस में। ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन, ये ब्लॉकचेन क्या होता है आपको शायद पता होगा। ब्लॉकचेन का मतलब जब हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं, बिटकॉइंस का यूज करते हैं, तो उसको बनाने के प्रोसेस को ब्लॉकचेनिंग बोला जाता है ना। क्रिएटिंग अ क्रिप्टो करेंसी इज कॉल्ड व्हाट, ब्लॉकचेनिंग। तो जब भी हम क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट करते हैं, क्या वहां पर सुरक्षा की रिक्वायरमेंट है? जी हाँ। बैंकिंग में है तो ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन में भी है। इंटीग्रिटी चेक, इंटीग्रिटी चेक का मतलब वास्तव में आप वही हैं जिसने बैंक अकाउंट लॉगिन किया है या कोई और। इंटीग्रिटी चेक्स। असाइनिंग यूनिक नंबर, यहां पर हम क्या आपको एक यूनिक नंबर, एक प्राइमरी की एलोकेट कर रहे हैं? यस। हैशिंग का मतलब ही यही है, टू असाइन, टू एलोकेट अ यूनिक नंबर। ठीक। नेक्स्ट, यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस। कह रहा है जो यूजर नेम है या पासवर्ड है डेटाबेस में, ये सब हैशिंग के ही एग्जांपल्स हैं। क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? ओटीपी डिजिटल सिग्नेचर है। जब आप अपने मोबाइल फोन में कोई पैटर्न लगाते हैं, डिजिटल सिग्नेचर है। यस। तो डिजिटल सिग्नेचर का मतलब कोई भी वो तरीका जिसके द्वारा आप अपने अकाउंट को, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। यस। तो पासवर्ड स्टोरेज, ट्रांजैक्शन प्रोटेक्शन, ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन, इंटीग्रिटी चेक, असाइनिंग यूनिक नंबर, यूजर नेम पासवर्ड या डिजिटल सिग्नेचर आपके हैशिंग के एग्जांपल्स हैं। क्या हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि जहां जहां भी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है वहां वहां हैशिंग टेक्निक का यूज करते हैं, है ना? इस चीज को बोल सकते हैं। तो आपको अभी तक कितनी बातें समझ में आई? दो बातें। हैशिंग क्या होता है? तो आप कहेंगे सर हैशिंग का मतलब सिक्योरिटी होता है। हम पूरे डेटाबेस को स्टोर करने के बजाय सिर्फ एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, या तो नंबर या तो वो पर्टिकुलर अल्फाबेट स्टोर करे, जिससे कि डेटाबेस उस इंफॉर्मेशन को फेच करे, है ना। और पूरा डेटाबेस हम टेबल में स्टोर ना करके सिर्फ प्राइमरी की को स्टोर करे, दैट इज कॉल्ड हैशिंग, है ना। इसी को हैशिंग बोलते हैं। और जहां जहां भी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है वहां वहां पर हैशिंग या हैश टेबल का यूज करेंगे। इतनी बात में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बहुत बढ़िया। कह रहा है ये जो हैशिंग है या हैश टेबल है, हैशिंग क्या है? एक टेक्निक। और ये जो टेक्निक है हैशिंग, क्या इसके लिए हैश टेबल का होना जरूरी है? जी हाँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन को कहां स्टोर करेंगे? रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में। और इस रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट को क्या बोल दिया जाता है? हैश टेबल। हैश टेबल की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कितनी चीजों से मिलकर ये हैश टेबल बना है? तो आंसर है तीन चीजों से मिलकर। यानी हैश टेबल के लिए आपको तीन चीजें समझनी होंगी। क्या? कि हैश फंक्शन और हैश टेबल। सर इन तीनों में क्या डिफरेंस है, जरा ये बताइए।
की का मतलब प्राइमरी की, जैसे आपका रोल नंबर क्या है, की है ना, आपका जो पेन नंबर है वो क्या है, की है, जो एड्रेस है वो क्या है, की है, मोबाइल नंबर क्या है, की है। तो की का मतलब कोई भी ऐसी प्राइमरी की, कोई भी ऐसा यूनिक नंबर जिससे कि आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो की हो गया। की 1, की 2, की 3, तीन लोगों की तीन कीज। फिर इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, हैश फंक्शन, और हैश फंक्शन अप्लाई करने पर इस की को वैल्यू के साथ में जोड़ दिया जाएगा। सर इसका मतलब कैसे ये काम कर रहा है, जरा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि मैंने फेसबुक पर एक अकाउंट बनाया। अगर मैंने फेसबुक पे एक अकाउंट बनाया तो क्या मुझे कोई अकाउंट नंबर मिल गया? हाँ, जो मेरा यूजर नेम है वो क्या है, अकाउंट नंबर। यस, तो ये जो की है वो वहां पर क्या हो गई, यूजर नेम हो गई, दैट इज कॉल्ड अ की। अब जब मैंने अकाउंट बनाया तो क्या उसमें कोई फंक्शन हुआ, मुझे पासवर्ड भी बनाना था, और पासवर्ड के साथ साथ मैंने मोबाइल नंबर भी डाला, उसमें ओटीपी भी आया, है ना, कि जिसके द्वारा आप इसको क्या कर सकते हैं, टू वे प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी भी डाली, उससे भी प्रोटेक्ट हो गया। तो ये क्या है, हैशिंग फंक्शन, जिसके माध्यम से मेरा अकाउंट प्रोटेक्ट हुआ। सेम विद द केस ऑफ बैंकिंग। अगर आप बैंकिंग की कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उसमें अकाउंट नंबर एंटर करते हैं, पूरी डिटेल्स एंटर करते हैं, लिंक करते हैं अपने कॉन्टेक्ट नंबर के साथ में जो बैंक में इनरोल्ड होता है, तब जाकर आपका पासवर्ड और आपकी एप्लीकेशन क्रिएट होती है। क्या ये हैश फंक्शन है? जी हाँ। अब सोचो कि बैंक के पास या फेसबुक के पास में जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्मेट में है, की प्लस वैल्यू। की प्लस वैल्यू का मतलब कितने लोगों ने फेसबुक का अकाउंट बनाया, वो की है 0123456789110 सीरियल नंबर यू कैन से। और वो अकाउंट किस किस पर्सन का है, क्या इसकी इंफॉर्मेशन है? हाँ, है ना, यानी फेसबुक ये जानता है कि सचिन अरोड़ा का अकाउंट हमारे पास में है, जिसका कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी ये है ना, वो ऐसी तो हमें पहचानता है, वो हमें पासवर्ड के थ्रू नहीं पहचानता, वो हमें हमारे मोबाइल नंबर, हमारी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग हमें पहचानता है। तो की क्या हो गया, सीरियल नंबर, और वैल्यू क्या हो गई, एनी ऑफ द टर्म विच इज यूज्ड टू वेरीफाई दी अकाउंट, कि ये अकाउंट मेरा ही है या नहीं, यही तो वैल्यू है। ठीक समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई कि क्या है, हैश फंक्शन क्या है और हैश टेबल क्या है। आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल कह रहा है, कुछ पर्सन है, एलिस, बेल, डेव, इविन, है ना, ये 5 लोग हैं। इन पांचों लोगों में क्या किया, कहीं पर अकाउंट क्रिएट किया, हैश फंक्शन हुआ, और इसकी मदद से इनकी एक टेबल बन गई, दैट इज कॉल्ड हैश टेबल, जिसमें इनकी कुछ की हैं और जिसमें इनकी कोई वैल्यू है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नाम ना आए, है ना, वी ट्राइड कि नाम यहां पर ना यूज किया जाए की जगह पर, कोई रोल नंबर, कोई सीरियल नंबर, कोई एलोकेटिंग नंबर यहां पर यूज करें तो क्या होगा, बेटर होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, कीस, जॉन स्मिथ, लीजा स्मिथ, है ना, कोई भी नाम हो सकता है। हैश फंक्शन अप्लाई और बकेट तैयार हो गई। बकेट का मतलब एक बाल्टी, बाल्टी का मतलब एक टेबल, दैट इज कॉल्ड अ हैश टेबल। तो कुछ कुछ बातें आपको यहां तक समझ में आई कि अगर हैश टेबल की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे एक की होगी, इसके पीछे एक फंक्शन होगा जो डेटा को इनक्रिप्ट कर रहा होगा, और उसकी मदद से एक हैश टेबल तैयार की जाएगी। ठीक है, तो हैशिंग इज यूज्ड इन इंक्रिप्शन ऑफ द एल्गोरिथम। क्या हम ये कह सकते हैं कि हैशिंग का इस्तेमाल किया जाता है एल्गोरिथम यानी डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, डेटा को सिक्योर करने के लिए? जी हाँ, it is used for encryption and decryption of the digital signature। इनक्रिप्ट उतना ही किया जाएगा जितना जरूरी है, और डिक्रिप्ट कौन करेगा, रिसीवर। अगर हमने किसी इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट किया तो ऐसा तो होगा नहीं कि जिसको हम सेंड कर रहे हैं वो ही ना देख पाए, है ना, रिसीवर तो रिसीव कर ही लेगा, और रिसीवर अपने एंड पर क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा
और उसे हम क्या डिजिटल सिग्नेचर बोल सकते हैं, या हम उसको पासवर्ड बोल सकते हैं, हम यूजर नेम बोल सकते हैं, हम ओटीपी बोल सकते हैं, हम डिजिटल सिग्नेचर भी बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इट ऑपरेट ऑन दी हैशिंग कॉन्सेप्ट। कह रहा है जो हैश टेबल है वो हैशिंग के कॉन्सेप्ट पर ऑपरेट करता है। बहुत बढ़िया। हैशिंग इज अ टेक्निक दैट आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। क्या आप लोग जो यहां पर हैं, क्या वो सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं? क्या स्टूडेंट्स हैं? जी हाँ। क्या इतने सारे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाना क्या पॉसिबल है? नहीं। तो हम क्या करेंगे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए? एक रोल नंबर असाइन कर देंगे जिससे कि आपको आइडेंटिफाई कर पाए, एक की असाइन कर देंगे। यही तो कह रहा है कि हैशिंग इज अ टेक्निक दैट आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। प्लेयर्स, क्यों हम प्लेयर्स को कहते हैं ये प्लेयर नंबर 7 है? क्यों प्लेयर की जर्सी के पीछे एक खास नंबर ही होता है, क्योंकि नंबर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, नंबर को याद किया जा सकता है, लेकिन एक नाम से तो कई लोग हो सकते हैं। यस या नो? कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर नेम होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस क्या ज्यादा हैं? यस। क्या हैश टेबल में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या नहीं? अगर हम की वाइज बना रहे हैं तो क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? जी नहीं सर। क्या 100% कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि किसी दो पर्सन का सब कुछ मैच कर जाए। सब कुछ का मतलब हो सकता है कि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन एक ही घर के दो लोग हों। हमने एड्रेस को लिया हुआ है प्राइमरी की, और एक घर के दो लोग अगर होंगे तो क्या एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा? हो जाएगा। हो सकता है हस्बैंड और वाइफ एक कॉन्टेक्ट नंबर का यूज कर रहे हो और हमने कॉन्टेक्ट नंबर को प्राइमरी की लिया है। फिर क्या हस्बैंड वाइफ का डेटाबेस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हो सकता है भाई बहन, है ना, जो सिबलिंग्स हैं उनका एक ही कॉन्टेक्ट नंबर हो या उनकी एक ईमेल आईडी हो और हमने ईमेल आईडी को प्राइमरी की लिया है, तो क्या भाई बहन के डेटाबेस कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे? जी हाँ। इसका मतलब कि हैश डेटा टेबल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो किसकी है? कि हम प्राइमरी की का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी की का यूज होने पर भी डेटा की रेप्लिकेशन, डेटा की डुप्लीकेसी क्या हो सकती है? हो सकती है। इसको क्या हम कोलिजन बोल सकते हैं, टकराव बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। डेटा में आपस में क्या हो जाएगा? टकराव हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? चलो आगे बढ़ते। इट मैप द कीज विद द वैल्यू। कह रहा है जो हैश डेटा टेबल है वो किसको मैप करेगा, और ये इंपॉर्टेंट है, की को वैल्यू से मैप करेगा। देखो टेबल में पहले क्या है? प्राइमरी की, फिर क्या है? वैल्यू। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, क्या कि हैश टेबल में किसको किससे मैप किया जाएगा? वैल्यू को की से या की को वैल्यू से? अब यहां पर कैंडिडेट हो जाते हैं कंफ्यूज। तो पहले हमेशा की आएगी, फिर उसके बाद में वैल्यू आएगी, है ना। तो याद रखना वो आंसर सही होगा जिसमें की पहले होगा और वैल्यू बाद में होगा। यहां से क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन बने थे, है ना। हैश टेबल इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। नेक्स्ट कह रहा है हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर का कोई एग्जाम्पल बताइए। कि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स आर असाइंड अ यूनिक रोल नंबर। अगर हमने किसी भी स्टूडेंट को रोल नंबर असाइन किया तो क्या ग्रुप में से उसको अलग करने के लिए किया? जी हाँ। तो स्टूडेंट्स आर असाइंड अ यूनिक रोल नंबर, दैट इज द एग्जांपल ऑफ हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर। नंबर 1, बुक्स आर असाइंड अ यूनिक नंबर। अगर हमने बुक्स को एक नंबर असाइन कर दिया कि ये बुक का नंबर ये है, ये बुक का नंबर ये है, तो बुक्स को आइडेंटिफाई करना भी आसान हो जाएगा। When a user sign up for a website, the database store the password as a hash to ensure it is not accessible if the database is breached.
देखो वही बात कह रहा है, जितनी बार हम वेबसाइट को एक्सेस करेंगे उतनी बार हमें लॉगिन करना होगा, वो हम करें या ना करें, है ना। जैसे फेसबुक को या व्हाट्सएप को हम जितनी बार लॉगिन करते हैं, क्या हमेशा यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़ता है? जी नहीं। एक बार यूजर नेम और पासवर्ड को हम एंटर करते हैं एक डिवाइस के लिए, अगर हम उसको स्टोर कर देते हैं तो वो हमारा स्टोर हो जाता है ना, और बार बार कुकीज की मदद से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कह रहा है जो उसका पासवर्ड स्टोर हुआ, क्या वो हैशिंग टेक्निक से स्टोर हुआ कि जिससे कि उसको कोई भी देख ना पाए? क्या उसमें इंक्रिप्शन अप्लाई हो गया? जी हाँ, दैट इज कॉल्ड हैश टेबल। कह रहा है पासवर्ड, मान लीजिए कि अगर हमने पासवर्ड 123 बनाया है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म में मान लीजिए कि अगर हमने पासवर्ड ये बनाया, माइट बी कन्वर्टेड टू दी हैश वैल्यू, तो इस पासवर्ड को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? हैश वैल्यू में। और वो हैश वैल्यू कैसे दिखेगी? कुछ इस प्रकार, AC49E ब्ला 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 एंड सो ऑन। पासवर्ड तो बनाया गया पासवर्ड 123 के नाम से, लेकिन जब वो डेटाबेस में स्टोर हुआ तो वो पासवर्ड कैसे हो गया? कुछ इस प्रकार। समझ में आया? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड हैश टेबल। अब तो समझ में आ गया होगा कि हैशिंग क्या होता है, हैश टेबल क्या होता है, किसको किससे मैच करते हैं। बताओ, हैश टेबल में किसको किससे मैच करेंगे? की को वैल्यू से या वैल्यू को की से? सर प्राइमरी की को वैल्यू से, यानी की पहले आएगा और वैल्यू बाद में आएगा। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, जरा इस पर भी बात कर ले। एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्या है? हैश टेबल इज यूज्ड फॉर एफिशिएंट सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग सबसे ज्यादा आसान है किसमें? हैश टेबल के कॉन्सेप्ट में। यस। क्वेश्चन क्या था? विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर एफिशिएंट सर्चिंग, कॉमा इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट? स्टैक, क्यू, हैश टेबल, मोर देन वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज? नो डाउट कि स्टैक में भी डेटाबेस की सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन आसान है, लेकिन कंपैरिजन टू हैश टेबल, टेबल में तो और भी आसान है, क्यू में भी आसान है, लेकिन इन कंपैरिजन टू हैश टेबल ये और भी आसान है। समझ में आया कि इन सब के कंपैरिजन में जितना भी अभी तक आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, उन सब में सर्च करना, इंसर्ट करना और डिलीट करना सबसे आसान किसमें है? हैश टेबल के कॉन्सेप्ट में। ठीक, ओवन टाइम लगता है। कैसे? रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में, जहां आपको जगह दिखेगी क्या वहां पर आप स्टोर कर देंगे। हमेशा जो भी हम डेटाबेस बनाते हैं, क्यों एक्सेल शीट का यूज करते हैं? वाई? एक्सेल शीट में डिलीट कर पाना आसान है, स्टोर कर पाना आसान है, सर्च कर पाना आसान है। कंट्रोल एफ कर देंगे, सॉर्टिंग कर देंगे, सर्चिंग अप्लाई कर देंगे, है ना। बहुत सारे तरीके फाइंड करने के, यही तो है ना। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड हैश टेबल। फिल्टर अप्लाई कर देंगे। यस। नेक्स्ट, तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर एफिशिएंट सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट? द आंसर इज हैश टेबल। ठीक, आगे आ जाओ। कह रहे द डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा फॉर हैश टेबल इज। कह रहे ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका यूज करेंगे ऑर्गेनाइज करने के लिए हैश टेबल में डेटा को? कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? तो आंसर है वाया लिंक्ड लिस्ट। क्या टेबल लिंक्ड लिस्ट ही है? हाँ या नहीं? क्या अगर कई सारी रोज मिली हुई हैं और रोज में सेल्स दिए हुए हैं, क्या वो एक लिंक लिस्ट कहलाएगी? जी हाँ। सिंगली लिंक लिस्ट को जरा याद करो। सिंगली लिंक लिस्ट कैसी होती है? कुछ ट्रेन के डिब्बे की तरीके से, जिसमें एक रोज होती हैं, है ना, एक डायमेंशन होता है, आप ये बोल सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में, जो कि कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। तो कह रहे हैं द डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द डेटा फॉर हैश टेबल। हैश टेबल भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन हैश टेबल किसका यूज करता है?
लिंक्ड लिस्ट का यूज करता है। नंबर 1, प्राइमरी पर्पस ऑफ हैशिंग इन डेटा स्ट्रक्चर इज, कह रहा है सबसे मेन जो पर्पस है हैशिंग का वो क्या है, बताओ। प्राइमरी, इसका मतलब कि हैशिंग की बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो इसका प्राइमरी इंपॉर्टेंट पर्पस है, मेन पर्पस है, वो क्या है? एंड द आंसर इज टू प्रोवाइड कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सर्च, फॉर इंसर्शन, फॉर डिलीशन। देखा जाए तो सभी के सभी डेटाबेस का मेन मकसद एक ही है, क्या? ताकि हम डेटा को आसानी से एक्सेस कर पाए, आसानी से रिट्रीव कर पाए, आसानी से मॉडिफाई कर पाए, आसानी से डिलीट कर पाए, है ना। मेन मकसद तो यही है, यही तो कह रहा है, टू प्रोवाइड कांस्टेंट टाइम, यानी जल्दी से जल्दी सर्च मिल जाए, स्टोर किया हुआ डेटा जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसको कैसे लिखेंगे? टू प्रोवाइड कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सर्चेस। समझ में आया? तो अभी तक हमें यह समझ में आया कि हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट का यूज करता है। नंबर 1, इसका मेन मकसद क्या है कि इंसर्शन, सर्चिंग, डिलीशन ये जल्दी हो पाए, और इसके लिए किसका यूज करता है? की और वैल्यू का यूज करता है, हैश टेबल का यूज करता है, हैशिंग टेक्निक का यूज करता है। यही तो है ना। कितना आसान है ये, वेरी इजी। आगे बढ़े, कह रहा है परफेक्ट हैशिंग इज अ टेक्निक फॉर स्टोरिंग रिकॉर्ड्स इन अ हैश टेबल in a way that guarantees no collision। कह रहा है परफेक्ट हैशिंग कौन होगा, किसे हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट हैशिंग है? उसे जिसमें कहीं भी कोलिजन नहीं होगा, जिसमें डेटाबेस बहुत प्यार से स्टोर किया जाएगा, जिसमें हर एक डेटाबेस यूनिक होगा। क्या वही परफेक्ट हैशिंग होगी? जी हां। लेकिन क्या ये पॉसिबल है डेटाबेस में? इज दिस पॉसिबल? मैंने कहा कि परफेक्ट टीचर वो है जिससे गलती ना हो, है ना। परफेक्ट टीचर की डेफिनेशन क्या है? जिससे कोई एरर ना हो। क्या ये पॉसिबल है? इंसान है तो एरर तो होगी होगी, है ना, बिल्कुल होगी। मैंने कहा परफेक्ट स्टूडेंट वो है जो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करे। क्या वही परफेक्ट है? जी नहीं, गलती वहां पर भी होगी। तो गलती अगर होगी तो इसका मतलब कि हैशिंग वो परफेक्ट होगी जिसमें कोलिजन नहीं है। ये कहने में तो अच्छा लग रहा है, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि परफेक्ट हैशिंग कौन सी होगी, तो आप कहेंगे एक ऐसी टेक्निक जिसमें कोलिजन ना हो, जिसमें डेटाबेस पूरी तरीके से यूनिक हो। लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता है कि दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक, तो इसका मतलब कि हैशिंग में सबसे बड़ी समस्या क्या है, बताओ। क्या लगा आपको कि हैशिंग में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कभी कभी पता है क्या होता है कि जब हम अपना कोई पासवर्ड सेट करते हैं, उसमें हैश फंक्शन लगता है और एक नया पासवर्ड बन जाता है। वो पासवर्ड कभी कभी किसी पुराने पासवर्ड से मैच कर जाता है ना। ये भी हो जाता है। तो डेटाबेस जो है वो कोलाइड हो जाता है। इसी को बोलते हैं कोलिजन। तो आंसर क्या हुआ? सर, कोलिजन को रोकना चाहिए, है ना। हैशिंग का मेन मकसद क्या होना चाहिए? टू अवॉइड द कोलिजन, टू मिनिमाइज द कोलिजन, टू प्रिवेंट द कोलिजन। टकराव को रोकना चाहिए कि हमेशा नया पासवर्ड ही जनरेट हो, इनक्रिप्ट तो हो लेकिन हमेशा नया, है ना। ऐसी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ये कैसे करेंगे सर? आइए, कह रहे हैशिंग में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो किसकी है? कोलिजन की। जैसे आप देख सकते हैं, जॉन का डेटा, है ना, ये रहा जॉन, ये टिम का डेटा, ये दोनों एक ही जगह पर जाकर स्टोर हो गए। इनकी वैल्यू इंडेक्स की और की वैल्यू दोनों क्या हो गई? सेम हो गई। यानी वही बात, डेटाबेस में पासवर्ड सेम हो गया, डाला तो पासवर्ड अलग अलग, लेकिन हैशिंग फंक्शन में कोई ऐसी एरर हुई, कोई ऐसी त्रुटि हुई
कि उसका पासवर्ड सेम हो गया। हो सकता है ना, मशीन ही तो है, एक एल्गोरिथम ही तो है जो उसको कन्वर्ट कर रही है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कन्वर्ट करने के बाद दो पासवर्ड सेम हो जाए? बड़ी बड़ी कंपनीज के केस में ऐसा होता तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हुआ करती हैं। तो यही तो है हैश कोलिजन, कि कई बार देखा गया कि डेटाबेस में पासवर्ड सेम हो गया, कोलाइड हो गया। अच्छा जी, तो व्हाट इज कोलिजन इन हैश टेबल? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोलिजन क्या होता है हैश टेबल में, तो क्या आप बता पाएंगे कि कोलिजन का मतलब क्या है? सर सावधानी तो बहुत बरतते हैं। क्या कभी एक्सीडेंट हुआ है आपका? यस या नो? कभी आप गाड़ी में जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, है ना, क्या कभी टकराव हुआ है? हुआ है। क्या गलती थी आपकी? आपने कहा सर हो भी सकती हो सकता है पीछे वाले की हो सकता है आगे वाले की गलती हो, है ना, उसने ब्रेक लगा दिया। हो सकता है कि आप बहुत जेंटल हो, आप किसी को बचाने के चक्कर में आपकी नैया पार हो गई हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि कोलाइड हमेशा नेगेटिव ही है। कोलाइड कई बार क्या होता है कि हम लड़ाइयां हो रही होती हैं, लड़ाई को सुलझाने जाते हैं, है ना, लेकिन जो सुलझाने जाता है वही पिट के आ जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है। होता है या नहीं होता? तो मालूम चला दो लोग लड़ रहे थे, तीसरा गया कि चलो बचा लेते हैं। वो दो तो लड़े नहीं, लेकिन जो बचा रहा था वही पिट के आ गया, है ना, दैट इज कॉल्ड अ कोलिजन। तो डेटाबेस में भी कोलिजन बहुत तरीके का होता है। ये डेटाबेस का भी हो सकता है, ये की का भी हो सकता है, ये वैल्यू का भी हो सकता है, ये डेटाबेस क्रैश होने पर भी हो सकता है ना, ये कई सारे रीजन से हो सकता है। ठीक, समझ में आया? चल, तो कह रहा है व्हाट इज कोलिजन इन हैश टेबल? क्लैश among elements because of several elements are computing for the same bucket। कुछ समझ में आया क्यों हुआ कोलिजन? लड़ाई क्यों हुई? कॉलेज में लड़ाइयां क्यों होती हैं? कोई बताएगा? है ना, जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होते हैं, जब पढ़ाई से दूर दूर तक मतलब नहीं होता, है ना, ये होता है ज्यादातर का कि ये बंदी मेरी है ना, वो बन जाते हैं कौन? कबीर सिंह, कि ये बंदी मेरी है। अब एक बंदी पर अगर दो लोगों का हक होगा या दो तीन लोग कहेंगे कि ये मेरी भाभी, ये तुम्हारी भाभी, ये तुम्हारी भाभी, है ना, तो दिक्कत होगी या नहीं होगी? होगी होगी। तो यही तो कह रहा है, बकेट सेम है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एंटर करने हैं। तो जब एक बकेट में बहुत सारे एलिमेंट्स को एंटर करेंगे तो दिक्कत तो होगी होगी। समझ में आ गया? यही तो है क्लैश अमंग एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स आर कंप्यूटिंग फॉर द सेम बकेट। क्या कुछ याद आया? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट यहां पर लागू हो रहा है? हाँ सर, डेडलॉक, है ना, ये डेडलॉक की कंडीशन ही तो है। जब कोई काफिला निकल रहा होता है किसी मंत्री का, है ना, तो क्या होता है? डेडलॉक लग जाता है ना। क्यों? क्योंकि बकेट वही है, रास्ता वही है, लेकिन उसी रास्ते से आप भी निकलना चाहते हैं और उसी रास्ते से वो काफिला भी निकलना चाहता है। तो आपको रोक दिया जाता है कि आप रुक जाइए। क्या लग जाता है वहां पर? तो व्हाट दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड ब्लॉकेज, है ना, डेडलॉक। तो यही तो है क्लैश अमंग एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स आर कंप्यूटिंग फॉर द सेम बकेट, सेम स्पेस ऑक्युपाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पहले से ऑक्युपाइड है ना, लग गया कोलिजन, लग गया डेडलॉक। समझ में आ गया? वेरी गुड। सर यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगता है हैशिंग में? बेटा हर एक कंपनी का, हर एक डेटाबेस का फॉर्मूला अलग है। अगर ये फॉर्मूला ही पता चल जाए तो हैक ना कर ले। हैकर का मेन काम क्या है? ये फॉर्मूला पता करना कि उसके पीछे फॉर्मूला लग क्या रहा है। यही तो हैकर करता है। हैकर का काम भी अगर हम भी करेंगे तो डेवलपमेंट कौन करेगा? तो लेट दी हैकर हैक दी थिंग्स, लेट दी इंजीनियर प्रोटेक्ट दी थिंग्स, है ना। अगर अपने ही घर में चोरी हम करेंगे तो प्रोटेक्शन कौन करेगा?
समझ में आ गया ना? तो हम बात करेंगे प्रोटेक्शन की, हम बात करेंगे सेफ्टी की, है ना, कैसे चीजों को बचाया जा सकता है इसकी। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कोलिजन occurs when two different input produces the same hash value। कोलिजन कब एकर होगा? दो डिफरेंट इनपुट प्रोड्यूस द सेम हैश वैल्यू, जब दो लोग एक ही चीज को प्रिफर कर रहे होंगे, क्या तभी कोलिजन होगा? यस, कोलिजन एकर व्हेन टू डिफरेंट इनपुट, दो अलग अलग इनपुट एक ही फंक्शन, एक पासवर्ड जनरेट करें, कोलिजन हो जाएगा। नेक्स्ट, सर आपने कोलिजन तो बता दिया और ये समझ में भी आ गया कि हैशिंग में कोलिजन कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, लेकिन अवॉइड कैसे करें ये तो बताइए। और यही है एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोलिजन रेजोल्यूशन कैसे होगा। कुछ एल्गोरिथम बनेंगी, कुछ टेक्निक्स बनेंगी, कुछ मैकेनिज्म बनेगा, है ना, तभी तो हम इसको अवॉइड कर पाएंगे। आइए जानते हैं कैसे अवॉइड करें। कोलिजन occur when two or more input values produce the same hash value। कह रहा है कोलिजन कब होगा? जब दो या दो से ज्यादा वैल्यूज एक ही वैल्यू को प्रोड्यूस करेंगे, तभी कोलिजन होने के चांसेस हैं। मेन चैलेंज इन हैशिंग इज टू हैंडल दी कोलिजन। और कह रहा है सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है किसमें, हैशिंग में, वो क्या है? टू हैंडल दी कोलिजन, टू अवॉइड दी कोलिजन, टू मिनिमाइज दी कोलिजन, है ना, यही चैलेंज है। वेरियस टेक्निक्स यूज टू रिजॉल्व दी कोलिजन। कह रहा है बहुत सारी टेक्निक्स का यूज होता है जिसके द्वारा कोलिजन को अवॉइड किया जाए, लेकिन कैसे? ऐसे। कह रहा है दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके, एक ओपन है, एक क्लोज है। कह रहा है देयर आर टू टेक्निक्स बाय विच वी कैन अवॉइड कोलिजन, या कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स दो हैं, एक ओपन हैशिंग और एक क्लोज्ड हैशिंग। ओपन हैशिंग को बोलते हैं सेपरेट चेनिंग और क्लोज्ड हैशिंग को बोलते हैं ओपन एड्रेसिंग। ठीक, ओपन हैशिंग, क्लोज्ड हैशिंग। ओपन हैशिंग को बोलते हैं सेपरेट चेनिंग और क्लोज्ड हैशिंग को बोलते हैं ओपन एड्रेसिंग। ठीक, अब आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। इस इमेज से जरा समझने की कोशिश करो। कह रहा है सेपरेट चेनिंग जिसे ओपन हैशिंग बोलते हैं, ओपन एड्रेसिंग जिसे क्लोज्ड हैशिंग बोलते हैं। क्लोज्ड हैशिंग या ओपन एड्रेसिंग तीन तरीके की होती है, लाइनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। तो यानी अगर हम मोटे तौर पे देखें तो कोलिजन को अवॉइड करने के कितने तरीके हैं? चार तरीके। सर चार कौन कौन से? एक ओपन हैशिंग और तीन तरीके फॉर दी क्लोज्ड हैशिंग, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग, है ना। तो चार तरीके हुए या नहीं हुए? एक ओपन हैशिंग हो गया और तीन तरीके आपके क्लोज्ड हैशिंग में दिए हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए? चार। आइए इन पर करें एक बार विचार, हैव अ लुक। पहला तरीका सेपरेट चेनिंग प्रोसेस जिसे ओपन हैशिंग बोलते हैं, बड़ा ही आसान सा तरीका है। क्या है जरा देखो। कह रहे सेपरेट चेनिंग वो प्रोसेस है जिसमें लिंक लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। दिस टाइप ऑफ चेनिंग यूज व्हाट? लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर तभी तक बढ़िया मानी जाती है जब तक डेटाबेस का साइज मिनिमम है। पुअर परफॉर्मेंस व्हेन लिंक लिस्ट इज लॉन्ग। लेकिन जब लिंक लिस्ट का साइज बड़ा हो जाएगा तो इसकी परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी? पुअर हो जाएगी। तो कह रहे ओपन हैशिंग की बात करें या सेपरेट चेनिंग की बात करें तो ये किस टेक्निक पर बेस्ड है, ये किस डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड है? लिंक्ड लिस्ट के प्रोसेस पर। पहली बात, लिंक्ड लिस्ट लेकिन तभी बढ़िया काम करती है जब डेटा स्मॉल में है, लेकिन जैसे ही उसकी लेंथ बढ़ेगी तो लिंक लिस्ट क्या परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा? जी हाँ। तो व्हेन लिंक लिस्ट इज लॉन्ग द परफॉर्मेंस गोस पुअर। ठीक। सेकंड, ओपन एड्रेसिंग जिसको क्लोज्ड हैशिंग बोलते हैं, ये क्या है? ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन दी हैश टेबल।
कह रहा है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको किस में स्टोर कर देते हैं, हैश टेबल में, कीज और वैल्यूज के साथ में। यानी ओपन एड्रेसिंग का मतलब क्लोज्ड हैशिंग, यहां पर जितने भी डेटा है, जितना भी एलिमेंट है, उसको स्टोर करेंगे किसमें, हैश टेबल में। ठीक है। सर्च एम्प्टी स्लॉट इन दी हैश टेबल, हैश टेबल में देखेंगे कहीं पर जगह मिल रही है। बेस्ट वर्क व्हेन लोड फैक्टर इज लो, अगर जगह मिल गई तो डेटा को स्टोर कर देंगे। पुअर व्हेन लोड फैक्टर इज हाई, जगह नहीं मिली तो कोलाइड हो जाएगा, क्योंकि स्टोर तो करना ही करना है। समझ में आ रहा है, जगह मिल गई तो स्टोर हो जाएगा, और अगर जगह नहीं मिली तो किसी और जगह पर स्टोर हो जाएगा, और अगर किसी और जगह पर स्टोर हुआ तो क्या कोलाइड होगा। समझ में आया, यस या नो। स्टोर तो होना ही होना है। इसका मतलब ओपन हैशिंग का मतलब लिंक लिस्ट पर बेस्ड, लेकिन लिंक लिस्ट का साइज बड़ा हुआ तो परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी। ओपन एड्रेसिंग या क्लोज्ड हैशिंग का मतलब हैश टेबल में डेटा का स्टोर होना, अगर उस टेबल में जगह मिल गई। बेस्ट वर्क में लोड फैक्टर इज लो, लोड फैक्टर इज लो का मतलब अगर उस टेबल में जगह थी, लो का मतलब अगर वो डेटाबेस फिल नहीं था, लो था वो डेटा फिल नहीं था, जगह मिल गई स्टोर कर दिया। और अगर वो डेटाबेस फिल हुआ, अगर वो टेबल फिल हुई, अगर जिस पर आपका दिल आया उसका दिल किसी और पर भी आया, है ना, सेम पर्सन पर अगर दो लोगों का दिल आया तो क्या लोड फैक्टर हाई हो जाएगा, है ना। पुअर व्हेन लोड फैक्टर इज हाई, लोड फैक्टर हाई हो गया, और अगर लोड फैक्टर हाई होगा तो क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो क्या कोलिजन होगा इस केस में। जी हाँ, यही तो कह रहा है। कह रहा है ओपन हैशिंग क्या है, जिसमें लिंक्ड लिस्ट का यूज होगा, बिल्कुल, लेकिन लिंक लिस्ट हमेशा स्मॉल होनी चाहिए। अगर लिंक लिस्ट बड़ी हुई तो दिक्कत होगी, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है दूसरी जगह यानी क्लोज्ड हैशिंग में डेटा को हैश टेबल में स्टोर करेंगे, लेकिन जब हम टेबल में स्टोर करेंगे तो क्या टेबल में जगह होनी चाहिए, सर बिल्कुल होनी चाहिए। अगर टेबल में जगह हुई तो लोड फैक्टर लो है तो स्टोर कर देंगे आसानी से, लेकिन अगर टेबल में जगह नहीं हुई तो किसी ऑलरेडी स्टोर्ड जगह पर हमें उस डेटा को स्टोर करना होगा। और अगर एक ही जगह पर दो डेटा को कर दिया हमने स्टोर तो क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, बिल्कुल होगा, है ना, जबरदस्ती कर रहे हैं, और इस केस में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्या अब ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि ओपन हैशिंग क्या है और क्लोज्ड हैशिंग क्या है, सेपरेट चेनिंग क्या है और ओपन एड्रेसिंग क्या है। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। सर पुअर क्यों हो जाएगा, सोनू शॉ कह रहे हैं तुम्हारा दिल किसी पर आया, किसी और का भी दिल उस पर आया, अब बताओ ये अच्छी बात है या बुरी बात है, तुम ही बताओ। इसे गुड कहेंगे या पुअर कहेंगे, पुअर कहेंगे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, है ना। वो दूसरे की भाभी होगी लेकिन वो तुम्हारी भी भाभी बन रही है, तो परफॉर्मेंस पुअर हुई या नहीं हुई, बिल्कुल हुई। यही तो है, कह रहे व्हेन लोड फैक्टर इज हाई, पुअर तभी होगा जब लोड बढ़ जाएगा, तुम्हारे ऊपर लोड बढ़ेगा ना अब, कि अरे उसको हैंडल करें, पिटवाएं उसको, क्या करें, समझाएं क्या करें, है ना, क्या करें, तो तुम्हारे ऊपर लोड क्या हुआ, बढ़ गया, लोड फैक्टर इज हाई, परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। अब राकेश कुमार ने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि कैन वी इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ टेबल, अगर यही हो सकता तो बात ही खत्म है। राकेश कुमार राणा का क्वेश्चन है कि हम अपना दिल बड़ा कर ले, क्या ये पॉसिबल है, हम कहें हम भी प्यार करेंगे तुमसे और तुम भी प्यार करो उससे, क्या दिक्कत है, दोनों लोग करें, दिल बड़ा रखो। वासुदेव, है ना, ये जो धरती है ये कटुंबकम है हमारी, धरती माए,
और ये तो यही कहती है कि सबसे प्यार करो, तो करो ना, है ना। फिर कोलिजन होगा ही कहां, फिर लड़ाई होगी ही किस बात की। सारी लड़ाई तो यही है, समझ में आया। तो कह रहा है टेबल का साइज अगर बड़ा हो जाएगा तो कोलिजन का कोई झंझट ही नहीं है, दिल बड़ा हो गया। ठीक, अब भूलोगे नहीं। तो इसका मतलब टेबल का साइज तो फिक्स है, लेकिन जो डेटा है वो अनलिमिटेड है। अब अगर उसको जगह मिल गई तो बल्ले बल्ले, लेकिन जगह नहीं मिली तो परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी, लोड फैक्टर बढ़ जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन कैसे अवॉइड करेंगे, ऐसे अवॉइड करेंगे, यही तो पढ़ रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि दो तरीके की होती है, ओपन हैशिंग और क्लोज्ड हैशिंग। लेकिन अभी आपने पीछे पढ़ा कि ये जो ओपन एड्रेसिंग और क्लोज्ड हैशिंग है, ये फर्दर तीन तरीके की होती है, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। अब ये क्या है, आइए जरा इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपन एड्रेसिंग यानी क्लोज्ड हैशिंग की पहली टेक्निक पर, और ये पहली टेक्निक है लीनियर प्रोबिंग। ये क्या होता है, हैश टेबल इज सर्च सीक्वेंशियली। कह रहा है जब हैश टेबल में हम सीक्वेंशियल सर्च करते हैं तो उसे लीनियर प्रोबिंग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, नाम से पता चल रहा है, लीनियर का मतलब सीक्वेंशियल। जब एक एक करके सर्च करते हैं तो लीनियर प्रोबिंग है। सर्च करेंगे ना, जगह है या नहीं, सर्च करेंगे या नहीं करेंगे, सर्च करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। स्पेस अगर हमें लेनी है तो हम सर्च करेंगे, है ना। शादी के बाद भी क्या ट्रस्ट बनाए रखने के लिए सर्चिंग चलती है या नहीं चलती, बिल्कुल, है ना। मोबाइल देखते हैं, आपका पीछा भी कर लेते हैं कभी कभी कि देखें बता के गए थे ऑफिस, है ना, संडे को भी ऑफिस जा रहे हैं, चक्कर क्या है ना, दाल में कुछ काला तो नहीं। रात में 12 बजे भी कॉल आ रही है, किसकी आ रही है, दाल में कुछ काला तो नहीं, है ना। तो सर्चिंग तो चल रही है सीक्वेंशियल बेसिस पर, सीक्वेंस है ना, धीरे धीरे हर एक पॉइंट पर चेक किया जाएगा, मोबाइल नंबर से लेकर, रास्ते से लेकर, आपके कमिटमेंट से लेकर, है ना, पूरे जगह पर चेक चलेगा। लेकिन अगर आपने चेक करने की कोशिश करी, है ना, तो वो नहीं चल पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो चेक तो एक ही डायरेक्शन पर ही होगा, है ना, बाई डायरेक्शनल चेक नहीं होगा। तो हैश टेबल इज सर्च व्हाट, सीक्वेंशियल, रैंडम नहीं, कहीं से भी चेक कर लिया ये नहीं, है ना, पूरा सीक्वेंस से चेक किया जाएगा। समझ में आ गया लीनियर प्रोबिंग, आगे आ जाओ। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या होता है, टेकिंग हैश इंडेक्स एंड एडिंग सक्सेसिव वैल्यूज। बहुत बढ़िया। दूसरा तरीका कह रहा है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या होती है दोस्तों, टेकिंग हैश इंडेक्स, कोई एक इंडेक्स वैल्यू लेंगे और उसमें वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे, एडिंग सक्सेसिव वैल्यूज। क्यों, ऐसा क्यों किया गया, मान लीजिए एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और हमें यह चेक करना है कि 100 स्टूडेंट्स की वैल्यू डेटाबेस में यूनिक है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम रोल नंबर 1 लेंगे, फिर रोल नंबर 1 + 1 करेंगे 2, 2 + 1 करेंगे 3, 3 + 1 करेंगे 4, 4 + 1 करेंगे 5। क्या एक एक वैल्यू को ऐड करेंगे और फिर चेक करेंगे, जी हां। अच्छा सर एक चीज बताइए, सीक्वेंस तो यहां भी फॉलो कर रहे हैं, सीक्वेंस तो लीनियर प्रोबिंग में भी फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है बताओ मुझे। लीनियर प्रोबिंग में कह रहा था कि हैश टेबल इज सर्च सीक्वेंशियली, टेबल में जगह को सीक्वेंशियली सर्च करेंगे। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में कह रहा है टेकिंग हैश इंडेक्स एंड एडिंग सक्सेसिव वैल्यूज। डिफरेंस क्या हुआ, इधर आओ, ऊपर क्या लिखा हुआ है, सर्च करना, यानी लीनियर प्रोबिंग का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को टेबल में सर्च करना होगा, बिल्कुल मनीष प्रताप सिंह। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का यूज तब करेंगे जब हमें डेटा को ऐड करना होगा, यानी डेटा को स्टोर करना होगा।
तो लीनियर प्रोबिंग इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ सर्चिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडिंग द डेटा। पहले हमने एक जगह पर ऐड कर दिया, फिर +1 किया, फिर ऐड किया, फिर +1 किया, फिर ऐड किया, फिर +1 किया, फिर ऐड किया। तो क्या टेबल जब तक फिल नहीं हो जाएगा तब तक हम स्टोर करते रहेंगे? हाँ, जितना डेटाबेस है उतना हमें स्टोर करना है। क्या ऐसा करके हम कोलिजन को कम कर सकते हैं? जी हाँ। क्या सीक्वेंशियली सर्च करके हम डेटा में कोलिजन को अवॉइड कर सकते हैं? जी हाँ। यही तो तरीका है ना। कोलिजन से बचने का क्या तरीका है? लड़ाई ना हो तो जैसा कहा जाए वैसा कर लो। वो कहे मोबाइल देखना है, आपने कहा देख लो। वो कहे फेसबुक देखना है, आपने कहा देख लो। वो कहे व्हाट्सएप देखना है, आपने कहा देख लो। वो कहे इंस्टाग्राम देखना है, आप क्या देख लो, है ना। क्या तभी ये तरीका है जिससे लड़ाई नहीं होगी? बिल्कुल। क्या वही एक तरीका है जिससे फेथ बनेगा? जी हाँ, यही तो है। समझ में आ गया है ना। दैट इज कॉल्ड लाइनियर प्रोबिंग। टेकिंग हैश इंडेक्स एंड एडिंग दी सक्सेसिव वैल्यूज। ऐड करेंगे कैसे? क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के द्वारा। चलो नेक्स्ट, डबल हैशिंग। तीसरा जो ओपन एड्रेसिंग का तरीका है वो क्या है? डबल हैशिंग। डबल हैशिंग का मतलब यूज टू हैश फंक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है। डबल हैशिंग, यूज टू हैश फंक्शन, दो हैश फंक्शन का यूज कर लें ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सर मतलब समझ में नहीं आया? हमने कहा अच्छा, मोबाइल तो देख लिया, सोशल मीडिया तो चेक कर लिया कि हाँ यहां तो बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका क्या? अगर घर से बाहर इंसान जा रहा है तो साथ में लेकर चला जाए, है ना। क्या दिक्कत है? अगर कहीं बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, है ना, जैसे आप लोग ने देखा होगा कि जब क्रिकेट मैच होते हैं तो उनकी पत्नियां भी साथ में रहती हैं। यस या नो? रहती है ना। आप देखते भी हैं फील्ड में। क्यों रहती हैं? व्हाट इज द बेसिक रीजन? डबल हैशिंग, है ना, नजर रखने के लिए कि 24 घंटे नजर रख पाए। दैट इज कॉल्ड डबल हैशिंग। कि उनका यूजर नेम और पासवर्ड तो उनके पास होगा, लेकिन अगर वो खुद उनके पास में होंगी तो क्या सुरक्षित ज्यादा होगा? कीप आई ऑन, है ना। दैट इज द फैक्ट। कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलें तो यूजर नेम के साथ साथ पासवर्ड, ओटीपी के साथ में पिन नंबर। क्या ये डबल हैशिंग है? जी हां, यही तो है डबल हैशिंग। यूज द टू हैश फंक्शन। अगर हम डबल हैशिंग का यूज करेंगे तो क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? क्या अब ये हो सकता है कि हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद पासवर्ड सेम हो जाए? हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब पिन अलग है, एटीएम कार्ड का नंबर अलग है। अब कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं। समझ में आ गया? आपने कुछ ऑर्डर किया ऑनलाइन। पहले तो ये हो सकता था कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करें और ये कह दे कि हमें मिला ही नहीं। हमने ऑर्डर तो किया था ईयरबड्स, उसमें निकला रिन सुप्रीम। आप ये कह सकते थे, लेकिन क्या अब आप कह सकते हैं? क्योंकि अब वो कहते हैं कि अपने जो भी आपने ऑर्डर किया है उसको डिलीवरी बॉय के सामने खोल के देखो। अगर आपको वही प्रोडक्ट मिला है तो उसको पिन नंबर बता दो, उसको ओटीपी बता दो। यही तो होता है। तो क्या अब ये पॉसिबल है कि कॉन्फ्लिक्ट हो, कोलिजन हो, है ना। आप तो जो आपके डिलीवरी बॉय होते हैं वही फोटो खींच के भेज देते हैं वहां पर कि ये देखो, है ना, ये इनका प्रोडक्ट है, ये फोटो ले ली, क्लिक करके भेज दी साथ में। ऐसे ही तो होता है। क्यों? टू अवॉइड द कोलिजन, यूज टू हैश फंक्शन। ओटीपी भी बताया, फोटो भी आ गई। अब आप ये नहीं कह सकते कि मंगवाया था आईफोन एप्पल का और उसमें से निकला एप्पल खाने वाला, है ना। पहले तो लोगों ने बड़ा मजा लूटा, लोगों ने ऑर्डर किए भर भर के, फिर उसके बाद कह दिया कि हमने ऑर्डर किया था ये, आया ये, पैसे लो। कंपनी ने कहा अच्छा बहुत चालाक बन रहे हो, है ना, एक काम करो, डिलीवरी बॉय खोल के दिखाएगा, फोटो लेकर दिखाएगा। अब कहां से बचोगे? समझ में आ गया? डबल हैशिंग, यूज टू हैश फंक्शन हो गया। तो हैश सब वही जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, बस नाम बदल गए। तो हमें समझ में आ गया क्या डिफरेंस है इसमें।
कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक कितनी है? 2 टेक्निक, एक ओपन हैशिंग, एक क्लोज्ड हैशिंग। ओपन हैशिंग को सेपरेट चेनिंग बोलते हैं, क्लोज्ड हैशिंग को ओपन एड्रेसिंग बोलते हैं। ओपन हैशिंग का मतलब लिंक लिस्ट के द्वारा जो भी हम सर्चेस कर रहे हैं, है ना, वो हमारी किस में आ जाएगी? लिंक लिस्ट, सेपरेट चेनिंग या ओपन हैशिंग में। लेकिन अगर हम किसका यूज कर रहे हैं? हैश टेबल में। हैश टेबल में अगर जगह है डेटा को स्टोर करने की, एक्सेस करने की, तो वो बेस्ट है। और अगर नहीं है तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? पुअर हो जाएगी, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा। और अगर कोलिजन हुआ तो कैसे अवॉइड करेंगे? 3 तरीके से। लीनियर प्रोबिंग, सर्च करेंगे सीक्वेंशियली। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, ऐड करेंगे वैल्यूज को सीक्वेंशियल मैनर में, यानी सक्सेसिव वैल्यूज के फॉर्मेट में। और डबल हैशिंग का प्रयोग करेंगे ताकि किसी भी रीजन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? यस या नो? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन गाइस? ऑल क्लियर? बिल्कुल बढ़िया तरीके से, वेरी गुड। अब जरा एक चीज ये देखो, क्यों ये हैश टेबल इतना फेमस है? व्हाई? क्योंकि मैंने कहा कि इसमें सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन सबसे बेहतर है। देखिए, कह रहा है सर्च करना, इंसर्ट करना और डिलीट करना। कह रहा है सर्च अगर आपको करना है तो, इंसर्ट अगर आपको करना है तो, या डिलीट अगर आपको करना है तो इसमें जो बेस्ट टाइम आपको लगेगा वो क्या लगेगा? ओवन, ओवन और ओवन। जो बेस्ट टाइम लगने वाला है वो क्या लगेगा? ओवन लगेगा। एवरेज भी कितना लग रहा है? ओवन। एवरेज का मतलब, एवरेज का मतलब गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना? तो एवरेज का मतलब बेटर आप बोल सकते हैं। अगर गुड में भी 1 है, बेटर में भी 1 है, बेस्ट में भी 1 होगा, होगा या नहीं होगा? तो कह रहा है यहां पर कोई भी डेटाबेस है वो तुरंत मिल जाएगा, और तुरंत मिलने को क्या बोलते हैं? ओवन। लेकिन वर्स्ट केस इसका क्या ओवन हो सकता है? बिल्कुल होगा। वर्स्ट केस क्या हो सकता है? कि जगह ही ना मिले, आपको ऐड करने की टेबल है, सर्च कर रहे हैं, बहुत लंबा टेबल हो गया, सर्चिंग में बहुत लंबा समय लग रहा है, तो वर्स्ट केस क्या हो जाएगा? ओएन हो जाएगा। लेकिन बेस्ट और एवरेज केस क्या होगा? ओवन, है ना? यही रीजन है कि हम लोग हैश टेबल को इतना प्रेफर करते हैं। कह रहे इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टेबल है, टेबल कभी ना कभी तो भरेगी, यानी इसकी एवरेज भी ओएन होगी और वर्स्ट केस भी स्पेस क्या होगी? ओएन होगी। क्या टेबल है, कभी ना कभी तो भरेगी ना, अनलिमिटेड तो हो नहीं सकती। अगर अनलिमिटेड नहीं होगी तो क्या इसकी स्पेस पुअर मानी जाएगी? हाँ। सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन तो बेस्ट है, लेकिन इसकी स्पेस ये वर्स्ट है ना? और वर्स्ट का मतलब क्या होगा? ओ एन कंडीशन, यू कैन से ओमेगा ऑफ एन, है ना, बिग ओ ऑफ एन, ये आपकी जो होगी ये वर्स्ट कंडीशन को इंडिकेट करेगी। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ते हैं। कह रहे टाइप्स ऑफ हैशिंग एल्गोरिथम। हैशिंग कितने तरीके से अप्लाई की जा सकती है? सिक्योरिटी, हैशिंग का मतलब हम सिक्योरिटी माने, पासवर्ड माने, कि सिक्योरिटी कितने तरीके से अप्लाई की जा सकती है? टाइप्स, पहला तरीका MDA, MD5 जिसको बोलते हैं, मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम 5, MD5, ये पहली एल्गोरिथम है हैशिंग को अप्लाई करने की, सिक्योरिटी को अप्लाई करने की। और ये जो MD5 है ये 128 बिट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कितने बिट की सिक्योरिटी? 128 बिट की सिक्योरिटी। फिर आती है SHA-1, सिक्योर हैश एल्गोरिथम 1, 160 बिट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। फिर आती है SHA-2, सिक्योर हैश एल्गोरिथम 2, 256 बिट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। फिर आती है SHA-3, सिक्योर हैश एल्गोरिथम 3, जो 128, 224, 256, 384 और 512 बिट की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करती है। ये सिक्योरिटी समझ में आ रहा है ना? बिट का मतलब क्या है? कितना सिक्योर सिस्टम है। अगर हम हैशिंग
MD5 का यूज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं होगी, वो सिर्फ 128 बिट होगी। कई जगह पर हमें सुरक्षा ज्यादा नहीं देनी पड़ती, जैसे जिसके हैक होने पर भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। व्हाट्सएप, क्या व्हाट्सएप अगर आपका हैक हो गया तो क्या बहुत दिक्कत वाली बात है? चैटिंग ही तो है नॉर्मल। लेकिन अगर बैंक का अकाउंट हैक हो गया तो प्रॉब्लम है। फेसबुक हैक हो गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एटीएम नंबर, पिन नंबर, ये अगर हैक हो गया तो प्रॉब्लम है। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब अलग अलग सिक्योरिटी बड़ी, और जितनी हाई सिक्योरिटी होगी क्या उतनी कॉस्ट ज्यादा होगी? बताइए, क्या सिक्योरिटी जब जब इंक्रीज होगी तो क्या कॉस्ट भी इंक्रीज होगी? यस, यही तो है। MD5 128 बिट सिक्योरिटी, SHA1 सिक्योर हैश एल्गोरिथम 160 बिट, सिक्योर हैश एल्गोरिथम 2 256 बिट, सिक्योर हैश एल्गोरिथम 3 128 224 256, फला फला फला। सर अब व्हाट्सएप में पेमेंट हो रहा है तो हैक होने से प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी। अब व्हाट्सएप का पेड वाला वर्जन ज्वाइन करो ना। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसी एक्टिविटी में जा रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो फ्री वाला हटा दो, है ना, पेड व्हाट्सएप पर आ जाओ, पेड इंस्टाग्राम पर आ जाओ, पेड टेलीग्राम पर आ जाओ। उसके तो ऑप्शंस अवेलेबल है ना आपके पास में। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब में एड्स आते हैं तो आप पेड वाले पर चले जाओ। जितना पैसा लगाएंगे उतनी सिक्योरिटी इंक्रीज होगी ना। कि अब आप चाहते हैं कि फ्री में हमें व्हाट्सएप मिल रहा है, उसी में सिक्योरिटी भी मिल जाए। क्यों भाई, चाचा लगते हैं तुम्हारे वो? तो यही तो है, जितना इन्वेस्ट करेंगे उतनी सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक। मनीष प्रताप सिंह, साउंड नहीं आ रही है क्या? क्यों मनीष प्रताप, साउंड आ रही है नहीं आ रही है? उनको हमारी आवाज ही कहाँ आ रही होगी, है ना? आवाज ही आ रही होती तो वो सुनना लेते। यही तो हम चेक करना चाह रहे थे। मनीष प्रताप लिख देते नहीं आ रही है तो हम समझ जाते आ रही है। चलो, धीरे करके रखा होगा, वो सोनू बाबा वाला चक्कर है ना? कम कर देते हैं वॉइस रजाई के अंदर। चलो आगे देखो। अब बात करते हैं क्या, क्वेश्चन आंसर्स की, MCQs पर, है ना। इस पे कल बात करेंगे। पहले जो भी आज हमने पढ़ाया हैशिंग के बारे में, हैश टेबल के बारे में, इसको रिवाइज करना बढ़िया तरीके से। फिर जितने भी इसके MCQs हैं उस पर बात करेंगे, बट इन दी नेक्स्ट क्लास। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन गाइस? नो प्रॉब्लम। सोनू शॉ, बेटा इस लेक्चर में कोई डाउट या कोई डाउट है तो पूछिए, कोई प्रॉब्लम या डाउट, है ना। सर्दी बुखार जुकाम खांसी, घर की टेंशन या और कुछ, है ना, उसका समाधान नहीं मिलेगा। चलो, थैंक यू केशव। पप्पू पारित, नॉट टू वरी डियर, नॉट टू वरी। उसी के लिए तो आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। इतना जो आप एफर्ट्स दे रहे हैं, मिशन तो वही है ना। मिलेगी जॉब, जरूर मिलेगी, नो डाउट। दीज आर दी इनपुट्स, और इनपुट जब भी किसी में दिया जाता है कभी वेस्ट नहीं जाता, है ना। आउटपुट तो मिलेगा ही मिलेगा। चलो, तुम लोग से डाउट पूछने के लिए कहा है, तुम लोग डाउट छोड़ के बाकी सब पूछ डालते हो। हाँ? इसके बाद क्या, इसके पहले क्या, इसके आगे क्या, इसके लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे सब कुछ। चलो,
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं कल, ध्यान रखिएगा अपना।